जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे साथियों। आप सभी का अभिमन्यु कोचिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं विमल योगी, जनरल साइंस फैकल्टी, आप सभी का तहे दिल से अभिमन्यु परिवार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हमने साइंस में एक टाइटल की शुरुआत की थी पिछली क्लास में, और वो टाइटल है हमारा मानव रोग। और आज हम एक एक रोगों को विस्तृत रूप से देखेंगे कि कौन से रोग में क्या कारण होता है, उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसका क्या उपचार हो सकता है। तो आज हम पूरे समस्त जितने भी संक्रामक रोग हैं उनकी डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग, ह्यूमन डिजीज। देखिए भाई, आज हम जिन रोगों के बारे में चर्चा करेंगे वो रोग होंगे हमारे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, देखिए भाई, जिन रोगों के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो रोग होंगे हमारे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ से होते हैं उसके लिए एक ट्रिक है। मकान पाल पे, मकान कहां पर बना हुआ है? पाल पे बना हुआ है। मकान कहां पर बना हुआ है? पाल पे। तो म से बनेगा मलेरिया, म से क्या बनेगा? मलेरिया बन जाएगा। और का से बन जाएगा काला अजर, काला अजर। न से बनेगा निद्रा, पा से बनेगा पायरिया, ल से बनेगा ल्यूकेरिया, और पे से बनेगा पेचिस। ये सारे के सारे जो रोग आप देख पा रहे हो, सारे के सारे प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोटोजोआ का कारण इसमें बनता है, और वो रोग हमारे शरीर में होता है और किसी ना किसी अंग को प्रभावित करता है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक डिजीज की। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ जनित रोगों में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया के ऊपर। किसके ऊपर? मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मलेरिया के ऊपर। देखिए, जिस रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे वो कौन सा हो जाएगा? हमारा मलेरिया होगा। भाई कौन सा होगा? मलेरिया। देखिए, जिस डिजीज की हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम क्या होगा? मलेरिया। मलेरिया। देखिए भाई, मलेरिया के ऊपर क्या क्या बातें जो आपको जानने योग्य है। सबसे पहले तो एग्जामिनर आपसे मलेरिया के बारे में क्या चर्चा कर सकता है कि मलेरिया होता किससे। पहला क्वेश्चन ये एग्जाम में निकलता है कि मलेरिया किससे होता है। तो ये जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया कैसा रोग हो जाएगा? प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग। इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या होगा? प्रोटोजोआ का नाम, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसका नाम होगा प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी। इसी प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। फिर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, इस प्लाज्मोडियम परजीवी की कितनी प्रजातियां होती है? तो इस प्लाज्मोडियम परजीवी की 4 प्रजातियां होती हैं। कितनी प्रजातियां? 4। इसकी इसकी 4 प्रजातियां होती है। कितनी प्रजातियां होती है? 4 प्रजातियां होती है। कितनी प्रजातियां होती है? 4 प्रजातियां होती है। और नंबर 1 जो है वह है अभी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रजाति का नाम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरी जो प्रजाति है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरम।
तीसरी जो प्रजाति है उसका नाम है भी प्लाज्मोडियम ओवेल, और जो नंबर 4 है उसका नाम है प्लाज्मोडियम मलेरियम। ये 4 प्रजातियां हैं जो किसकी है, प्लाज्मोडियम परजीवी की। और ये चारों ही प्रजातियों में से सबसे खतरनाक जो प्रजाति होती है वो है अभी कौन सी, सबसे खतरनाक प्रजाति पोल्सीफेरम, सबसे खतरनाक प्रजाति होती है, सबसे खतरनाक प्रजाति। सबसे खतरनाक प्रजाति कौन सी है, पोल्सीफेरम। अब अगला क्वेश्चन मलेरिया से क्या बनता है कि इस मलेरिया का जीवन चक्र खोजने वाले व्यक्ति कौन थे, कि मलेरिया के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इस मलेरिया के खोजकर्ता, मलेरिया के अगर आपसे खोजकर्ता पूछ लिया जाए तो आपका सीधा सा एक आंसर निकलेगा सर रोनाल्ड रोस, सर रोनाल्ड रोस किसके खोजकर्ता हो जाएंगे, मलेरिया के खोजकर्ता। अब अगली बात आती है कि जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, इस प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या होता है, यह हमारे शरीर तक कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है एक मच्छर, और मच्छर में भी होता है भी मादा एनाफ्लिज मच्छर। तो देखिए इस मलेरिया का अगर हम बात करें कि इसका वाहक क्या होगा, तो इसका जो वाहक होता है उसका नाम है मादा एनाफ्लिज मच्छर, मादा एनाफ्लिज मच्छर। और इसी के कारण क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। यानी कि हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी किसके थ्रू आता है, मादा एनाफ्लिज मच्छर के थ्रू आता है। इस मच्छर की एक विशेषता है, इस मच्छर की एक विशेषता रही है कि यह मच्छर गंदे जलाशयों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, गंदे जलाशयों में पाया जाता है, गंदे जलाशयों में पाया जाता है, और रात के समय अटैक करता है, रात के समय आक्रमण करता है। रात के समय क्या करता है ये, आक्रमण करता है। मच्छर भी कौन सा है, नर है या मादा है, मादा है। कहां पाया जाएगा, गंदे जलाशयों में। और किस समय अटैक करेगा ये, रात के समय आक्रमण करता है। तो भाई देखो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मादाएं तो वैसे ही खून चूसने का काम करती है, तो ये वही मच्छर है ना जो खून चूसने का काम करती है, अर्थात कहां पाई जाएगी, गंदे जलाशयों। फिर यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि इन मच्छरों की क्या करनी हो, रोकथाम करनी हो। इन मच्छरों की रोकथाम हेतु, इन मच्छरों की रोकथाम हेतु गंदे जलाशयों में गेम्बूसिया मछली छोड़ दी जाती है। इन गंदे जलाशयों में कौन सी मछली छोड़ दी जाती है, गेम्बूसिया मछली। क्यों छोड़ दी जाती है, ये जो मछली है ना, ये इन मच्छरों के लिए क्या है भी, एक खतरनाक रूप से दवा का काम करती है, यानी कि इनको खाने का काम करती है। ये मछली पर डे लगभग 200 से 250 लार्वा खा जाती है। कौन से मच्छरों का, मादा एनाफ्लिज मच्छरों का। जो उस गंदे जलाशय में जो भी इनके लार्वा हो गए, उनको लगभग कितने 200 से 250 लार्वा को ये फिनिश करती है। इसलिए इस मछली को उस गंदे जलाशय में छोड़ दिया जाता है। अगर ये और भी उपचार में नहीं मिले तो हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी का तेल छोड़ सकते हैं, किसमें, गंदे जलाशयों। इसके बाद देखो भाई, मलेरिया में प्रभावित अंग अगर पूछ लिया जाए कि मलेरिया में प्रभावित अंग क्या होगा, तो होता है भी आरबीसी प्रभावित होती है। आरबीसी नहीं है तो फिर हीमोग्लोबिन प्रभावित होगा, नहीं तो फिर क्या प्रभावित होगा, प्लिया। और प्लिया को हम बोलते हैं
स्प्लीन, क्या बोलते हैं? स्प्लीन। मलेरिया में प्रभावित अंग आरबीसी, हीमोग्लोबिन या फिर प्लीहा प्रभावित होता है। इसके बाद में पूछ लिया जाए कि मलेरिया में प्रयुक्त औषधि आने वाली औषधि कौन सी होती है, मेडिसिन कौन सी होती है? उस मेडिसिन का नाम है भी कुनेन की दवा। कौन सी दवा है? कुनेन की दवा। और ये कुनेन की दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। देखिए प्यारे लाडलो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए कि कुनेन की दवा क्या काम आती है, तो मलेरिया रोग का उपचार करने में काम आती है। कुनेन की दवा कहां से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष। और सिनकोना वृक्ष के भी कौन से भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से प्राप्त की जाती है। दूसरी बात ये पूछ ले जाए कि ये जो सिनकोना है सर्वाधिक कहां पाया जाता है, तो एंडीज पर्वतमाला। और उस एंडीज पर्वतमाला के निकटतम जितने भी देश है, जैसे आपको पेरू हो गया, ब्राजील हो गया, इन देशों में सर्वाधिक पाया जाता है। भी क्या पाया जाता है? ब्राजील। तो ये सिनकोना सर्वाधिक कहां पाया जाएगा? ब्राजील में पाया जाएगा। सर्वाधिक ब्राजील में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है। हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी ये सिनकोना देखने को मिलता है। इसके आगे देखते हैं भी मलेरिया के बारे में और क्या क्या जानकारी है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि मलेरिया की रोकथाम हेतु कौन सी दवा का छिड़काव किया जाता है? रोकथाम हेतु दवा का छिड़काव, उस दवा का नाम है डीडीटी दवा। कौन सी दवा है? डीडीटी दवा। और इस डीडीटी का पूरा नाम क्या है अभी वो देखते हैं। डीडीटी का पूरा नाम बनता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये डीडीटी का पूरा नाम है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ऐसे कहते हैं इस डीडीटी के बारे में कि ये विश्व का पहला कार्बनिक कीटनाशी पदार्थ है। बोल दिया जाए कि विश्व का प्रथम कार्बनिक कीटनाशी पदार्थ, विश्व का प्रथम कार्बनिक कीटनाशी पदार्थ, कार्बनिक कीटनाशी पदार्थ। और वो कौन सा भी? डीडीटी है। इस डीडीटी का जो खोजकर्ता है, डीडीटी का खोजकर्ता सन 1939 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था पॉल मूलर। उसके द्वारा इस डीडीटी की खोज की गई। विश्व का पहला कार्बनिक कीटनाशी था, पेस्टिसाइड था। वर्तमान में इस पे प्रतिबंध लगाया गया है, वर्तमान में प्रतिबंधित है, वर्तमान में प्रतिबंधित है। वर्तमान में डीडीटी क्या भी प्रतिबंधित की हुई एक दवा है। तो आपसे बोल दे कि मलेरिया में प्रभावित अंग क्या होता है, इस अंग में अगर आपसे पूछ ले कि मलेरिया में क्या होगा प्रभावित अंग, ये थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं। मलेरिया में प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, और वो क्या होगा आपका आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुसल्स या सेल, लाल रक्त कणिकाएं। और हीमोग्लोबिन या फिर प्लिया, प्लिया को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्प्लीन बोलते हैं। और इसको एक और नाम देते हैं भी तिल्ली। क्या बोलते हैं इसको?
तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर की तिल्ली। किसे कहा जाता है? इसी प्लीहा को कहा जाता है, जो शरीर का ब्लड बैंक के रूप में भी जाना जाता है। इस प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो ये थी हमारे मलेरिया से रिलेटेड कुछ जानकारी। इसके अलावा एक और छोटी सी बात, जो मलेरिया से, मलेरिया के संक्रमण की अवस्था, मलेरिया के संक्रमण की अवस्था को क्या बोलते हैं? मलेरिया के संक्रमण की अवस्था, संक्रमण की अवस्था, और इस अवस्था को बोलते हैं स्पाइरोजॉइंट। क्या बोलते हैं? स्पाइरोजॉइंट। मलेरिया के संक्रमण की अवस्था को बोलते हैं स्पाइरोजॉइंट। फिर यहां से बोल दिया जाए कि जो मलेरिया होता है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया से संबंधित सारी बातें हम क्लियर करने जा रहे हैं। विश्व मलेरिया दिवस तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि राष्ट्रीय मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर बना हुआ है? राष्ट्रीय मलेरिया रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय मलेरिया रिसर्च सेंटर, और वो बना हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ये मलेरिया से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने जाना। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया के खोजकर्ता कौन है? सर रोनाल्ड रॉस। इस प्लाज्मोडियम परजीवी की कितनी प्रजातियां होती है 4। एक का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। सबसे खतरनाक प्रजाति कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। फिर बात की जाती है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या होता है? तो उसका वाहक होता है विमादा एनाफिलीज मच्छर, जो गंदे जलाशयों में पाया जाता है, रात के समय को काटता है। अब बात आती है कि इन मच्छरों की रोकथाम कैसे की जाए? तो इन मच्छरों की रोकथाम हेतु उन गंदे जलाशयों में गेम्बूसिया मछली छोड़ दी जाती है, जो प्रतिदिन लगभग 200 से 250 लार्वा खा जाती है। किसकी लार्वा खा जाती है? उन मच्छरों की लार्वा को खा जाती है। बात आती है कि मलेरिया में प्रभावित अंग क्या होगा? तो सबसे पहले आरबीसी पर अटैक होता है। आरबीसी पर अटैक होने से हीमोग्लोबिन प्रभावित होगा। हीमोग्लोबिन और आरबीसी में प्रभावित होने से हमारे शरीर का एक अंग है जिसको बोलते हैं प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, जिसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, वो प्रभावित होता है। और ये भी अगर ऑप्शन में ना हो तो इसके आगे जो प्रभावित होगा वो लीवर प्रभावित होगा। किस पे प्रभाव पड़ेगा इसका? लीवर पर प्रभाव पड़ता है या लीवर प्रभावित हो जाता है। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो उस स्थिति में हम लीवर भी कर सकते हैं, कोई इतराज नहीं होगा, अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, फिर इस मलेरिया का उपचार करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो उसके लिए कुनेन की दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से, और सिनकोना सर्वाधिक कहां पर? ब्राजील में पाया जाता है। और इस मलेरिया की रोकथाम में तो जिस दवा का छिड़काव किया जाता है उस दवा का नाम है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। आपसे बोले कि ये क्या है? विश्व का पहला कार्बनिक कीटनाशी है, और इसके खोजकर्ता पॉल मुलर 1939। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर है? नई दिल्ली में। मलेरिया के जो संक्रमण की अवस्था होती है उसको स्पाइरोजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरोजॉइंट। अब आगे चलते हैं, भी नेक्स्ट डिजीज की चर्चा करेंगे जिसका नाम है भी काला अजर। अगला जो बुखार है उसको बोलते हैं काला अजर। इस काला अजर को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं काला अजर। इसे डम डम फीवर भी कहा जाता है। कौन सा फीवर कहा जाता है? डम डम फीवर भी कहा जाता है। इससे पहले देखो, जो हमने मलेरिया देखा था ना, उसके लिए भी हम देख सकते हैं मलेरिया को कप कपाट वाला बुखार, मलेरिया को कप कपाट वाला बुखार, कप कपाट वाला बुखार,
या दलदली बुखार, दलदली को इंग्लिश में बोलते हैं भी मार्स फीवर, फीवर भी कहा जाता है। ये बीमारियों के अन्य नाम हो जाते हैं भी। तो हम बोल सकते हैं कि कपकपाट वाला बुखार कौन सा है, मलेरिया। दलदली या मार्स फीवर कौन सा है, मलेरिया। अब हम वापस चलते हैं जहां हम चर्चा कर रहे थे। हम बात कर रहे थे काला अजहर की, इसे डमडम फीवर भी कहा जाता है। ये होता किससे है, प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। बात ये आती है कि जिस प्रोटोजोआ से होते हैं उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, जिस प्रोटोजोआ के कारण ये होता है उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, उस प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मेनिया डोनोविया, लिस्मेनिया डोनोविया। इस लिस्मेनिया डोनोविया नामक प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, काला अजहर होता है। इसके बाद देखो भी फिर पूछ लिया जाए कि ये जो काला अजहर है इसमें लिस्मेनिया डोनोविया का जो वाहक है वो क्या है, इसका वाहक, तो इसका जो वाहक है वह है भी बालू मक्खी, बालू मक्खी, टेंड फ्लाई, टेंड फ्लाई इसको बोलते हैं। इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, काला अजहर नामक बीमारी होती है, लिस्मेनिया डोनोविया। अगर पूछा जाए कि इसमें प्रभावित अंग क्या होगा, तो इसमें प्रभावित अंग होता है भी लीवर। इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, लीवर प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में जब भी लगे कि ब्लैक फीवर है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह ले और डॉक्टर के अनुसार ही, चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही दवाई गोली ले, एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करे। तो ये था कौन सा अजहर, काला अजहर। किस नाम से जानेंगे, इसको डमडम फीवर भी कहा जाता है, प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मेनिया डोनोविया। क्या नाम है, लिस्मेनिया डोनोविया। इसका वाहक है बालू मक्खी अर्थात सेंड फ्लाई। प्रभावित अंग क्या होगा, इसमें लीवर प्रभावित होगा। अगली जो प्रोटोजोआ जनित बीमारी उसकी हम चर्चा करेंगे और वो है भी निद्रा। बीमारी का नाम है निद्रा। देखो भी बीमारी का नाम है निद्रा और इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा। होती किससे बीमारी, तो इसके लिए भी देखो एक इंपॉर्टेंट बात, प्रोटोजोआ से होती है। किससे होती है बीमारी, प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ का नाम, तो इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्रिपेनोसोम परजीवी, ट्रिपेनोसोम परजीवी। इस प्रोटोजोआ के कारण ही होती है। कैसे याद रखे, देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं। बीमारी का नाम है निद्रा और इधर है TPK-NASO। याद करने के लिए बीमारी का नाम क्या है, निद्रा। कैसे याद रखेंगे, TPK-NASO, सोना और निद्रा एक ही है। तो आप इसको याद करने के लिए एक जुगाड़ लगा सकते हो अपने दायरे पे। तो वो है TPK-NASO। कौन सी बीमारी का प्रोटोजोआ है, स्लीपिंग सिकनेस का। फिर बात आती है कि इसका वाहक क्या है, वाहक यानी कि ये हमारे शरीर में कैसे फैलता है। तो इसके वाहक के लिए देखो यहाँ पर क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। इसका शॉर्टकट बनाओगे आप, इसका एब्रिविएशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, CC। क्या हो जाएगा, CC। स्लीपिंग सिकनेस का शॉर्टकट बनाओगे तो क्या बनेगा, CC। तो देखो कौन सी मक्खी के काटने से होता है ये, CC मक्खी के काटने से होता है, CC मक्खी के काटने से होता है। प्रभावित अंग क्या होगा, तो इसमें प्रभावित अंग जो होगा वो होगा भी मस्तिष्क। नंबर 1 तो होगा मस्तिष्क।
ब्रेन, या फिर संपूर्ण शरीर, व्यक्ति सारे दिन सोएगा तो उसकी तरह कुछ ना कुछ तो संपूर्ण शरीर पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। कौन सी बीमारी है? स्लीपिंग सिकनेस। इसे अफ्रीकन निद्रा भी कहा जाता है, इसे अफ्रीकन निद्रा भी कहा जाता है, अफ्रीकन निद्रा भी कहा जाता है। कौन सी बीमारी को कहा जाता है? स्लीपिंग सिकनेस को, यानी कि निद्रा को अफ्रीकन निद्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट डिजीज जो प्रोटोजोआ से होती है उसकी हम चर्चा करेंगे, वो है, अभी देखिए, पायरिया। अगली जो डिजीज है उसका नाम है पायरिया, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बीमारी का नाम है पायरिया। पायरिया प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। पायरिया एक कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके प्रोटोजोआ का नाम, प्रोटोजोआ का नाम, इसके प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। फिर बोले कि इसका वाहक क्या होगा, तो इसका जो वाहक है वह है दूषित जल एवं भोजन, दूषित जल एवं भोजन। इनके द्वारा ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ फैलता है। इसमें आता है कि इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? प्रभावित अंग तो सबको पता है भी, पायरिया में हमारे दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं। मसूड़ों से खून और मवाद आती है, मुंह से बुरी दुर्गंध आती है, और समय पहले ही हमारे दांतों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने लगता है मसूड़ों की वजह से, इसलिए दांत गिरने लगते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं और ये समस्या मुख गुहा में बढ़ जाती है। इस बीमारी में प्रभावित अंग होंगे दांत व मसूड़े, दांत व मसूड़े प्रभावित होते हैं, दांत व मसूड़े। अर्थात होता क्या है इसमें, इस रोग में मुंह से बुरी दुर्गंध आती है, मुंह से बुरी दुर्गंध आती है तथा खून व मवाद भी आने लगती है। कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं? पायरिया की। अर्थात ये पायरिया भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और ये जो प्रोटोजोआ नामक बीमारी है, इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या था? एंट अमीबा स्टोलाइटिका, सॉरी जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। अगली एक और बीमारी जो प्रोटोजोआ से होती है। अब इस बीमारी में, अगली वाली बीमारी में छोटा सा फर्क है। प्रोटोजोआ का नाम सेम सा लगेगा, लेकिन यहाँ पर है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अगली वाली जो बीमारी आएगी उसमें जो प्रोटोजोआ आएगा वो होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। उसमें भी वाहक जो होगा वो दूषित जल एवं भोजन ही होगा, लेकिन प्रभावित अंग दांत और मसूड़े की जगह आंतें प्रभावित हो जाएगी, छोटी आंत और बड़ी आंत उसमें प्रभावित होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट डिजीज के ऊपर चर्चा करते हैं। उसका नाम है भी पैचिस। बीमारी का नाम है पैचिस।
जिस बीमारी की हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है पेचिस। अभी जो पेचिस है ये भी कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। और इसके जो प्रोटोजोआ का नाम होगा, प्रोटोजोआ का नाम फिर पूछा जाएगा वाहक क्या है इसका, और फिर पूछा जाएगा प्रभावित अंग क्या है, फिर पूछा जाएगा इसमें लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके, फिर पूछा जाएगा इसका उपचार क्या है। सारी बातें आपसे, तमाम बातें इसमें जानकारी ली जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रोटोजोआ जनित रोग में प्रोटोजोआ का नाम हो जाएगा एंट अमीबा स्टोलाइटिका। स्टोलाइटिका इसके प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा स्टोलाइटिका। वाहक इसका भी वही सेम हो जाएगा, दूषित जल एवं भोजन। दूषित जल एवं भोजन। प्रभावित अंग इसमें होगी आंतें प्रभावित होगी, इंटेस्टाइन प्रभावित होगी। लक्षण इसमें उल्टी और दस्त लगना, उल्टी और दस्त लगना। फिर इसका उपचार है ORS का घोल। ORS का घोल, इसका पूरा नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, या फिर कई बार इसका पूरा नाम सॉल्यूशन में भी आता है। अब देखो भी तो इस प्रकार से इस बीमारी का नाम था पेचिस। पेचिस किससे होता है? अभी प्रोटोजोआ से होता है, और प्रोटोजोआ का जो नाम है वो है एंट अमीबा स्टोलाइटिका। इसमें जो वाहक है वो है दूषित जल एवं भोजन। प्रभावित अंग आते हैं, लक्षण है उल्टी और दस्त लगना। उपचार है ORS का घोल। कौन सा घोल है? ORS का घोल, जिसका नाम है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या सॉल्यूशन। तो एक बार देखते हैं हमने क्या देखा क्या नहीं जाना, उसका रिपीट कर लेते हैं सारा एक बार। आज हमने शुरुआत की थी भी मलेरिया से। कहां से की थी? मलेरिया से। देखिए मलेरिया कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। और किस प्रोटोजोआ का कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी नामक प्रोटोजोआ से होता है, जिसकी कितनी प्रजातियां हैं? 4 प्रजातियां हैं। उसमें एक है पी वाइवेक्स, पी पॉल्सीपेरम, पी ओवेल और पी मलेरी। सबसे खतरनाक प्रजाति होती है पॉल्सीपेरम। इसका जो वाहक है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये मच्छर गंदे जलाशयों में पाया जाता है, रात के समय आक्रमण करता है। इन मच्छरों की रोकथाम हेतु गंदे जलाशयों में कौन सी मछली? गेम्बूसिया मछली छोड़ दी जाती है। कौन सी मछली छोड़ दी जाती है? गेम्बूसिया मछली छोड़ दी जाती है। अब देखो भी आगे, इस बीमारी की खोज करता है सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस मलेरिया में प्रभावित अंग होता है आरबीसी, हीमोग्लोबिन या प्लिया, इसको स्प्लीन बोलते हैं, इसको तिल्ली भी, जो शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। मलेरिया में प्रयुक्त औषधि जो है उसका नाम है कुनेन की दवा, और सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। सर्वाधिक ब्राजील में पाया जाता है। मलेरिया की रोकथाम हेतु जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है DDT। क्या नाम है? DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। विश्व का प्रथम कार्बनिक कीटनाशी पदार्थ है। कौन है? DDT, जिसके खोज करता है भी पोल मुलर 1939। वर्तमान में प्रतिबंधित है। वर्तमान में ये क्या है? प्रतिबंधित, इस पे बैन लगा हुआ है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट देखिए,
मलेरिया की जो संक्रमण की अवस्था होगी उसको बोलते हैं स्पाइरोजोइंट। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में मलेरिया को कपकपाट वाला बुखार या दलदली बुखार भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है काला आजार, इसे डमडम फीवर भी कहा जाता है, प्रोटोजोवा से होता है और इसके प्रोटोजोवा का नाम है लिस्मेनिया डोनोविया, जिसका वहां के बालू मक्खी सेंट फ्लाई। प्रभावित अंग होता है इसमें लीवर। क्या प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। अगला देखिए भी, निद्रा स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोवा से होती है। प्रोटोजोवा का नाम है ट्रिपेनोसोम परजीवी। इसका जो वहां के सीसी मक्खी के काटने से होता है। प्रभावित अंग मस्तिष्क, ब्रेन या संपूर्ण शरीर। इसे अफ्रीकन निद्रा भी कहा जाता है। कौन सी निद्रा? अफ्रीकन निद्रा भी कहा जाता है। अगला देखिए भी, पायरिया प्रोटोजोवा जनित रोग है। इसके प्रोटोजोवा का नाम है एंट अमीबा जिंजीबेलिस और जिसमें प्रभावित अंग क्या है? दूषित जल एवं भोजन के द्वारा फैलता है और प्रभावित अंग दांत और मसूड़े। दांतों और मसूड़ों से खून और मवाद आने के साथ साथ मुंह से दुर्गंध आने लगती है। कौन से रोग में आने लगती है? पायरिया रोग में ऐसा होता है। अगला जो है पेचिस है और पेचिस के बारे में आपको बता दूं कि ये भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ का नाम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। वहां के दूषित जल एवं भोजन। प्रभावित अंग इसमें हो जाएगी आंतें और इसमें जो लक्षण है उल्टी और दस्त लगना और इसमें जो उपचार दिया जाता है वो है ओआरएस का घोल और इस ओआरएस के घोल को जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है। कौन सा घोल? जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है, घोल भी कहा जाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।